एक भी सेक्टर का उदाहरण बताइए जहां प्राइवेटाइजेशन करने से जो है वह नुकसान हुआ। आजकल एक शब्द और चल रहा है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? आज़ादी के 70 वर्षों बाद अभी हम हैंडलूम पे क्यों काम कर रहे हैं, पावर लूम में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? प्लासी और होली में क्या समानता? E20 का गन्ना किसानों से क्या संबंध है? ग्रे हाइड्रोजन क्या है? May I come in, sir? यस, कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, हैव अ सीट। Thank you, sir. सो योर प्रेफर्ड मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज हिंदी। हिंदी। जी सर। तो बताइए अपने बारे में कुछ। सर मेरी ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से 2017 में कंप्लीट हुई। मेरी ग्रेजुएशन का विषय था टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मैंने 2 सफल प्रोजेक्ट्स में काम किया। पहला नैनो पार्टिकल्स फॉर्मेशन, दूसरा मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसके अलावा सर अगर हॉबीज़ की बात करूं तो बास्केटबॉल खेलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप अपने फील्ड में आपने करियर को क्यों नहीं परसू किया आज? सर जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज में मिलती हैं तो उसने मुझे काफ़ी आकर्षित किया। इसके अलावा सर मेरा ऐसा मानना था कि सिर्फ मेरा मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन सिर्फ बदला है। पहले हो सकता है कि सिर्फ मैं टेक्सटाइल क्षेत्र में रह के किसी कॉर्पोरेट जगत में कार्य करता, अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी वाइड हो जाएगा। अगर मुझे टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो वहाँ पे मैं अच्छी पॉलिसी की मेकिंग में, अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अपनी अहम भूमिका निभा सकता हूँ। इसके अलावा सर जो और भी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मैं अपना जो मेरे अंदर और स्किल्स हैं उसके माध्यम में देश की गवर्नेंस के लिए, समाज के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में आ सकता हूँ। इसलिए सर मैंने ऐसे सिविल सर्विसेज का ऑप्शन चुना। LPG के बारे में समझते हैं, क्या है LPG? सर मुख्य तौर से इसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें P पर आपकी कितनी आस्था है? सर मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वह ऐसे सेक्टर, किसी भी गवर्नमेंट में जो नॉन स्ट्रेटेजिकल सेक्टर्स हैं वहाँ पे उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो है वह लग रहा है कि गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और साथ साथ जो है वह अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने नारा भी दे दिया है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी क्षेत्रों की भूमिकाएं जो है वह और आगे समय में जाकर जो है घटने वाली हैं? सर मेरा ऐसा मानना नहीं है। सॉरी सर, मुझे सर लगता है कि खासकर जो ऐसी एरियाज हैं जिसमें मुख्य तौर से कॉमर्स है, बिजनेस है, वहाँ पे जो सरकार का जो दायित्व है वह घटता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर रेगुलेशंस को देखा जाए और जिस प्रकार से इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है, आज नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, तो मुझे लगता है कि सर भविष्य में भी जो गवर्नमेंट का रोल है वह बढ़ने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में अभी बड़े स्तर पर जिस प्रकार से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसके बजाय वह रेगुलेट करेगी, तो रेगुलेशन माध्यम से गवर्नमेंट का रोल बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्ट कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में उसका रोल घटेगा। ठीक है, रेगुलेशन करेगी गवर्नमेंट और जो है वह रेगुलेशन के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, ये 2 गवर्नमेंट का काम है। जी सर। तो ऐसी स्थिति में क्या अदर जो है वह जो सेक्टर्स हैं, जैसे जो है वह मान लीजिए कि रोड टैक्स डिपार्टमेंट, क्या उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए कि नहीं? सर मेरे अनुसार प्राइवेटाइजेशन के कुछ फ़ायदे हैं, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर ऐसे प्रमाण दिखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से वह क्षेत्र, चाहे वह रोड टैक्स का है या कोई और क्षेत्र है, जो बेहतर कर सकता है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वह बढ़ सकती है, वहाँ एफिशिएंसी आ सकती है, जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं, पब्लिक मनी है, वह बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सर उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा हुआ है, जैसा कि अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पासपोर्ट सेवा में जब तक सरकारीकरण था तब तक पासपोर्ट बनवाना जो है वह अपने आप में जो एक चुनौती जो है वह थी। जी सर। आज पासपोर्ट सर्विसेज जो है वह बनवाना बड़ा आसान काम हो गया है क्योंकि प्राइवेटाइज कर दिया गया। जी सर। तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं लगता है कि रोड टैक्स डिपार्टमेंट हैं, हाउस टैक्स हैं, इस प्रकार के जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं इन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, जैसा कि हमने बिजली क्षेत्र में भी किया है? सर मैं तो इस चीज़ पे भरोसा रखता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन करने से सर्विस डिलीवरी है। लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन करने की बात तो करते हैं लेकिन साथ में इफ एंड बट्स जो है वो लगा देते हैं। जी सर। तो ऐसा क्यों? सर इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है कि कई बार देखा गया है कि
अगर किसी कोई सेक्टर ऐसा है जिसमें एक भी सेक्टर का उदाहरण बताइए जहां प्राइवेटाइजेशन करने से जो है वह नुकसान हुआ हो। सर जैसे कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो जिस प्रकार से कोचिंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं और जिस प्रकार से खासकर गरीब तबका उसके लिए एजुकेशन अफोर्ड कर पाना, खासकर हायर एजुकेशन में अगर एमबीबीएस की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि सर वहाँ पर गवर्नमेंट की प्रेजेंस और बेहतर हो सकती थी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्राइवेट आए हैं तो हर जगह उन्होंने जो है वह अच्छा किया है। जी सर। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, तब फिर हिचक क्यों है? सर हिचक यही है कि बेसिकली रेगुलेशन कई बार देखा जाता है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है गवर्नमेंट का, या कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप उत्तर प्रदेश की जो फ्यूडल मानसिकता है उससे जो है वो उबर नहीं पाए हैं अभी तक। सॉरी सर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि सर मैं अधिक गंभीरता से सोच रहा हूँ, इसका आड़ हो सकता है ये इफ और बट्स आ रहे हैं। ठीक। अजय जी, जी सर। ये बताइए, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी सर। आपको कौन सी न्यूज़ अट्रैक्ट किया है, किस न्यूज़ ने और क्यों? सर पहला तो जो G20 की जो भी हाल ही में फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है, जिस प्रकार से उसमें बड़े स्तर पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा समझाइए। आजकल बहुत एक शब्द चर्चा में है, BS6। जी सर। आप चूंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं जी सर। तो चर्चा में तो अमूमन रहता ही है। जी सर। BS6 को थोड़ा ऐसा समझाइए कि कम शब्दों में समझ में आ जाए। सर भारत स्टेज 6 एक प्रकार के इमिशन नॉर्म्स हैं, जैसे कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो इमिशंस होते हैं खासकर सल्फर के, नाइट्रोजन के, पार्टिकुलेट्स मैटर के, तो यह एक प्रयास है और इस प्रकार के फ्यूल्स हैं जिनके माध्यम से जो ये इमिशन होता है सल्फर का, नाइट्रोजन का और पार्टिकुलेट्स मैटर्स का, वह काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा, सैटेलाइट सिटी क्या होता है? सैटेलाइट सिटी सर एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। यह मुख्य तौर से ऐसे सिटीज़ होते हैं जो किसी बड़े सिटीज़ के एडजेसेंट में होते हैं और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इनका जो मेन जो 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 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर जो मेन जो इकोनॉमिक हब होता है वह जो मेन सिटी है वही रहता है, लेकिन मेन सिटी में किसी प्रकार का कंजेशन ना हो, रेजिडेंशियल इशूज़ ना हो, जिसके कारण इनको विकसित किया जाता है। ठीक है। आजकल एक शब्द और चल रहा है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये क्या है? सर मुख्य तौर से जब दो या दो से अधिक टेक्नोलॉजीज़ को आपस में कॉम्बाइंड करके यूज़ किया जाए तब इस टर्म का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे समझ में आ जाए। जैसे कि सर हाइब्रिड इंजन्स होते हैं जिसका भारत सरकार का प्रयास है, जिसमें ना सिर्फ जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल है उसका प्रयोग हो सके, बल्कि अगर समय पड़े तो उसमें जो डीजल और पेट्रोल्स हैं उनका भी प्रयोग हो सके। अच्छा, ये बताइए, डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? आपने सुना है ये डायरेक्ट एक्शन डे? जी सर। तो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कुछ बताइए। सर डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे खासकर मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा जब यह देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम लीग है उसको सही प्रकार की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है या फिर जो उनकी जो पाकिस्तान की डिमांड है वह फुलफिल नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्होंने 16 अगस्त को इसकी कॉल की थी, जिससे बड़े स्तर पे भारत वर्ष में वायलेंस। ईयर बता सकते हैं? तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 16 अगस्त 1946। जी। फ्रंटियर गांधी के बारे में सुना है? जी सर। फ्रंटियर गांधी कौन थे और विभाजन के लिए उनका पक्ष क्या था? किस तरफ वो जाना चाहते थे? सॉरी सर मुझे अभी इनका नाम तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या याद है? सर ये मुख्य तौर से जो अफगानिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर अच्छा, ये बताइए, प्लासी का नाम सुना है? जी सर। प्लासी और होली में क्या समानता है? सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, अच्छा ये बताइए, प्लासी और बक्सर का जो बैटल था, जी सर, आपके हिसाब से कौन सा बैटल ज़्यादा बेनिफिशियल था ब्रिटिशर्स के लिए? आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? सर मुझे लगता है कि बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, क्योंकि एक दो रीज़न बता दीजिए। सर पहला तो इसके बाद उनके पास जो बंगाल के जो रिसोर्सेज थे वह उनके हाथ में आ गए थे। दूसरा सर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, खासकर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उनका रोल बढ़ गया था, तो वह बड़े लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग पावर्स थी वह उनके हाथ में आ गए थे। और कोई बता पाएंगे? सो मुझे लगता है कि इन दोनों के जरिए उन्होंने जिस प्रकार से इन दो कारणों ने उनकी मदद की, जिससे कि वह बैटल ऑफ बक्सर भी जीत पाए और बाद में फ्यूचर में जो भारत का जो एक प्रकार से स्लोली जो एक
इन्वेजन हुआ है वह संभव हो पाया। जी, गुड। थैंक यू सर। तो अपने टेक्सटाइल सेक्टर में आपने वो किया है जी है ना, सर। कुछ क्या किया है टेक्सटाइल सेक्टर में आपने? खास सर मेरी ग्रेजुएशन टेक्सटाइल सेक्टर में हुई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, टेक्नोलॉजी में आपने किया था? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके क्या हालात हैं? सर उत्तर प्रदेश में अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो यह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जैसे कि अगर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट को देखा जाए, जिसे कानपुर को कहा जाता था, तो वहाँ पे जो बड़े स्तर पे जो लाल इमली की जो टेक्सटाइल मिल्स थी और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की जो मिल्स थी, जो अभी लगभग बंद हैं, और बड़े स्तर पे सर वह सभी क्षेत्रों में कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन सर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास देखा जाए, जैसे कि उन्होंने बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट के तहत कई क्षेत्रों में, जैसे कि भदोही में कारपेट हो गया, कानपुर में लेदर इंडस्ट्रीज हो गया, फरकाबाद में जो टेक्सटाइल के जरदौजी लिए हो गया, क्या किया है? तो सर इनके माध्यम से जो क्षेत्र टेक्सटाइल में काफ़ी बेहतर कर रहे थे ट्रेडिशनली, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और ओडीओपी में जितने भी आपने सिटीज़ बताए, प्रोडक्ट्स बताए, उसमें एक भी टेक्सटाइल तो नहीं बताया? जी सर, भदोही में जो कारपेट इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर एक टेक्सटाइल, भदोही कारपेट, और सर दूसरा सर फरकाबाद में जो जरदोजी का वर्क हो रहा है, बनारस में जो बनारस ब्रोकेड का वर्क हो रहा है, लखनऊ में जो जरदोजी का वर्क हो रहा है, सर ये सभी टेक्सटाइल से ये संबंधित। टेक्सटाइल से इसमें वन ओडीओपी में किया जा रहा है। जी ठीक है, पहले आपने सीधे कानपुर आके लेदर इंडस्ट्री बता दी था, ठीक है ना? सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये पावर लूम और हैंडलूम, जी सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर मुख्य तौर से पावर लूम में जो बीविंग होती है उसमें जो दो स्टेज होती हैं, एक पिकिंग और एक शेडिंग। तो पावर लूम में यह दोनों ही एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रिकल पावर द्वारा की जाती हैं, लेकिन हैंडलूम में यह एक्टिविटीज़ मैनुअल पावर से की जाती हैं। यह मुख्य डिफरेंस है। तो ये बताइए कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद अभी हम हैंडलूम पे क्यों काम कर रहे हैं, पावर लूम में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? सर इसके कई कारण हैं। पहला तो सर जो हैंडलूम सेक्टर है, भारत सरकार का यह प्रयास रहता है कि उसे भारत की कल्चरल लिगेसी के रूप में देखा जाए, जिसका आड़ बस कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि तमिलनाडु में जो कांचीपुरम में जो साड़ियाँ बनती हैं, बनारस में जो ब्रोकेड साड़ियाँ बनती हैं, तो भारत सरकार का प्रयास है कि इनको अभी भी जीवित रखा जाए। दूसरा सर कई ऐसे नीच प्रोडक्ट्स हैं और जो मार्केट में डिमांड है अभी भी इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी अधिक है, जिस तौर पे भी भारत सरकार का प्रयास है कि इनको और बेहतर बनाया जाए। तीसरा सर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, चाहे इटली में मिलान हो, फ्रांस में पेरिस हो, तो वहाँ पर भी जो हैंडलूम सेक्टर्स हैं उनको बेहतर बना के, जिस प्रकार से उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं आज वो लग्जरी प्रोडक्ट्स में काउंट होते हैं, तो भारत सरकार का भी ये प्रयास है कि इसी प्रकार के लग्जरी प्रोडक्ट्स हैंडलूम सेक्टर से बना के इनका विकास किया जाए। अच्छा, तो एक तो हमने यहाँ देखा कि स्टेट लेवल पर ओडीओपी के जरिए काम किया जा रहा है। जी सर। भारत सरकार के संदर्भ में आप क्या क्या प्रयास देखते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हैंडलूम या पावर लूम उद्योग, विशेष तौर पर हैंडलूम के लिए किया जा रहा है? सर पहला तो जो इंडियन हैंडलूम एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वह लगभग हर साल कई राष्ट्रों में एक हैंडलूम सर मार्केट लॉन्च करते हैं, जिसमें कि बड़े स्तर पे जो हैंडलूम वीवर्स हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की जानकारियाँ मिलती हैं उन नए कंट्रीज़ में, जिससे इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किन किन देशों से चैलेंज दिखाई दे रहा है रिसेंट? सर कई राष्ट्र हैं, जिसमें कि सर पहले पे बांग्लादेश है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे चाइना है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम इंटरनेशनल लेवल पर मीट आउट कर सकें ये चैलेंजेस? सर पहला तो जैसा कि भारत में जो टेक्सटाइल की जो चेन है वह काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, तो प्रयास किया जाए कि कैसे इनको सप्लाई चेन को कैसे और बेहतर बनाया जाए ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी आ सके। दूसरा सर अभी भी कई लेबर लॉस हैं और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वह एक समस्या है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर में, तो प्रयास किए जाएँ वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ सकें ताकि जो इम्परफेक्शंस हैं प्रोडक्ट्स में वह कम हो सकें। तीसरा सर ब्रांडिंग, प्रमोशन, ई कॉमर्स साइट से इंटीग्रेशन जो भारत में काफ़ी कमज़ोर है, चीन में काफ़ी बेहतर है, वियतनाम में काफ़ी बेहतर है। प्रयास किए जाएँ कि भारत में भी इनको और बढ़ावा दिया जाए ताकि जो टेक्सटाइल के भारत के नीच प्रोडक्ट्स हैं वह इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा कर सकें। अंतिम प्रश्न आपसे। जी सर। अपनी उन खूबियों के बारे में बता दीजिए जिसके कारण आपको एसडीएम का पद दे दिया जाए। सर पहला मेरा ऐसा मानना है कि मेरे अंदर इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छी है। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही निष्ठावान रहता हूँ।
दूसरा सर, मैं काफ़ी क्विक लर्नर हूँ, चीज़ों को जल्दी समझता हूँ और जल्दी सीखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मेरे डिसीजंस में काफ़ी इनोवेशन रहे। तीसरा सर, खासकर समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसके प्रति मैं काफ़ी संवेदनशील रहता हूँ और काफ़ी सेंसिटिव रहता हूँ। E20 सुना है? सर यह एक फ्यूल है जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। ठीक है। E20 का वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स से क्या संबंध है? सॉरी सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। ठीक है। E20 का गन्ना किसानों से क्या संबंध है? सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को इथेनॉल प्रोडक्शन में एक हब बनाया जाए, और जैसा कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 है, जिसके अंतर्गत जो शुगर केन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं और इवन शुगर केन है उसका इथेनॉल प्रोडक्शन में एक प्रयोग किया जा सकता है, जिसके चलते सर ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में रहती है कि हो सकता है कि इससे जो शुगर है उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, या फिर जो अभी जो करंट अरेंजमेंट है स्टेट एडजस्टेड प्राइसेस का, उसमें किसी प्रकार की खामियां आ सकती हैं। ग्रे हाइड्रोजन क्या है? सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि ऐसा हाइड्रोजन जिसको नेचुरल गैस के माध्यम से बनाया गया हो। या थर्मल पावर से? सॉरी सर, मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता। ठीक है। आप एक प्लेयर भी रहे हैं। जी सर। ठीक है। तो क्या रुचि रही है? सर, मैंने मुख्य तौर से बास्केटबॉल गेम पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अधिक खेला है, और उस गेम में जिस प्रकार की एक स्किल्स की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार का वह एक टीम मैनेजमेंट का गेम है, तो उसने काफ़ी मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया है। ठीक है। तो मेरा प्रश्न बास्केटबॉल को लेकर नहीं है अभी। जी सर। जैसे देखा जाता है कि क्रिकेट जो है में बास्केटबॉल में लंबे खिलाड़ी जो है वह होते हैं, जी सर। और लंबे खिलाड़ी जितने लंबे खिलाड़ी होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। लेकिन क्रिकेट में जितने भी जो है वह लंबे बैट्समैन होंगे वो अनसक्सेसफुल होंगे। जी सर। क्या कारण है? हाँ सर, पहला जैसे अगर मैं बास्केटबॉल की बात करूं तो नहीं, मैं क्रिकेट के बारे में, प्रश्न मेरा क्रिकेट के बारे में। अगर क्रिकेट की बात करूं तो सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो यॉर्कर्स होती हैं वह एक समस्या क्रिएट करती हैं, और दूसरा सर जो रिस्पॉन्सिव टाइम होता है खासकर बाउंसर को लेके, जिनकी ऐसे प्लेयर्स जिनकी हाइट काफ़ी अधिक है, तो उनके लिए उससे बच पाना बहुत कम समय में संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण बस अक्सर जो एजेस होते हैं, चाहे वो ग्लव्स के हों या बैट्स के हों, लगने आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जी सर। तो साइंस के कंटेक्स्ट में मैं जवाब चाहता हूँ। सर, क्या मुझे थोड़ा सोचने का समय मिल सकता बिल्कुल। है? सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, तो अगर कोई प्लेयर जिसकी हाइट बहुत अधिक है, तो अगर वह बैटिंग के प्रारूप में है तो हो सकता है कि उसे काफ़ी अधिक झुकना पड़े, जिस कारण बस सर जो उसकी स्किल्स हैं खासकर ऐसा नहीं है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वह काफ़ी हाइट पर होगी, ऐसी स्थिति में कैच जो है वह उठने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, हाँ जी सर, यस सही है। जी है ना? सर, सेंटर ऑफ साइंस जो है वह यही कहता है कि जी जितने सर, छोटे कद का होगा उसकी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेहतर होगा। अर्थ के पास होगी। जी सर। ठीक है। अच्छा, इसी के कंटेक्स्ट में अब आप बताइए कि फुटबॉल के खिलाड़ी जी सर। या तो इक्वेटोरियल के पास, इक्वेटर के पास के जो है वह प्लेयर जो होते हैं वो फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी होते हैं, या फिर जो है वो कम टेम्परेचर वाले जोन के जो है वह खिलाड़ी अच्छे जो है वह होते हैं। क्या रीज़न है? साइंस से आंसर कीजिएगा। सर, अगर इक्वेटोरियल की बात की जाए तो जैसा कि इक्वेटोरियल पे कॉरियोलिस फोर्स नहीं होती है, तो अगर वो बॉल को अगर पंच करेंगे तो इसके चांस काफ़ी अधिक हैं कि जो उनकी शूट की जो एक्यूरेसी है वह काफ़ी बेहतर होगी। और अगर सर कम टेम्परेचर की बात की जाए तो मुख्य तौर से सर अगर फुटबॉल को देखा जाए तो उसमें हाई स्टेमिना चाहिए होता है। अगर वह लो टेम्परेचर में खेल रहे हैं तो जो हाइड्रेशन के इशू होते हैं, प्रेसिपिटेशन के इश्यूज होते हैं, वह काफ़ी कम हो जाएंगे, उनका स्टेमिना बेहतर हो पाएगा, और जो उनकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी हो पाएगी। वेरी गुड आंसर। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मे आई कम इन सर? आइए आइए अजय, बैठिए। थैंक यू सर। तो अजय, कैसा रहा आज का इंटरेक्शन? सर ठीक रहा। ठीक था।
ठीक है, कहाँ कहाँ आप महसूस कर रहे हैं कि आपको थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था? सर कई क्वेश्चंस जो पूछे गए खासकर उत्तर प्रदेश से संबंधित, और कुछ सर ने हिस्ट्री से पूछा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे एक रिवीजन की अभी और आवश्यकता है। आपके पास तो वक्त है, जी सर। 2 हफ्ते का वक्त है। जी सर। इसके पहले भी इंटरव्यू दिया है यहाँ यूपी में? सर यूपी में फर्स्ट टाइम अभी यूपीएससी का दिया था 17 फरवरी को। तो यूपीएससी में उसके पहले भी जो इंटरव्यू दे रखा है, क्या जो है वो रहा है आपके इंटरव्यू का मार्क्स? सर 2019 में दिया था, उसमें 143 थे। 2020 में दिया 157 थे। 2021 में मैंने ड्रॉप लिया था, और 2022 में अभी दिया है 17 फरवरी को। तो सर मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूँ वहाँ पर अगर वो पूछें कि? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है। और सर जैसे कि अभी फॉरेस्ट का भी होने वाला है, तो उसको ही मेंशन कर सकता हूँ कि सर अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, तो नेगेटिव तो नहीं जाएगा नहीं ये? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। नेगेटिव कैसे जाएगा? एक रणजी खेल रहा प्लेयर और वो बोले कि नहीं हम टेस्ट मैच खेलना ही नहीं चाहते हैं, जी सर। ये कोई बिलीव करेगा? जी सर। हम सिर्फ रणजी में ही जो है वह संतुष्ट हैं, जी सर। ऐसा ऐसा होगा? नो सर। नहीं होगा ना। जी सर। तो ड्रीम है वो तो। जी सर। तो ड्रीम है तो जो है वो तो जान ही रहे हैं कि जो आपके पास एज है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप जो है वो के पास तो कैसे नहीं जो है वो, ठीक है। जी सर। हाँ, छिपा लेना, बल्कि जो है ये होगा कि जो है वह क्यों छिपाया भाई, ये आईआईटी का जो है वह बच्चा और वो यूपीएससी नहीं दे, ये कहीं से छिपता है? जी सर। नहीं छिपता है ना। जी सर। हाँ, जिस प्रकार का एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका है जी सर। और जिस प्रकार का जो है वह जो परफॉर्मेंस है, जी सर। उसमें थोड़ा सा जो है मुझे जो है उसमें कहा जाए कि जितना हैप्पीनेस मिलना चाहिए उतना हैप्पीनेस नहीं मिल पाया। ओके सर। ठीक है। जी सर। और आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, सब कुछ है, इवन देन जो है वह जो चीज़ जो है वह चाहिए था वो नहीं, अब क्या रह गई? तो एक तो क्या है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान में आप ओवर कॉशस नज़र आए। अच्छा। ठीक है, ओवर कॉशस जो है वह इस संदर्भ में कि आप में उस वह कहीं कहीं जो है वह डर जो है वह दिख रहा, आप बोलने के पहले जो है वह उसके 4 कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसका बोलने का क्या असर होगा। जी सर। ठीक है, तो एक जो है वह जो एनर्जेटिक जो है वह पर्सनालिटी होती है, वो यहाँ पर बोलने के असर को जो है वह ना देखे। जी। ये तो प्रशासन में जाने के बाद का जो है वह ट्रेट है, जी सर। अभी क्यों? वो तो वहाँ ट्रेनिंग देके सिखा देगा कि क्या बोलना है नहीं बोलना है, जी सर। लेकिन अभी क्यों? तो उससे क्या लगता है कि आप में एनर्जी लेवल जो है कम है, जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी नहीं है, ये जो है वह उससे एहसास जो है वह होता है। उसी का रेप्लिकेशन दूसरी जगह दिख रहा था। आप जब जो है वह बैठे हुए थे तो आप अपने हैंड को दोनों जांघों को पकड़ के बैठे हुए थे। जी सर। दैट इज द रेप्लिकेशन दैट जो है वह यू हैव लेस कॉन्फिडेंस। आपको अपने हैंड जो है वह बिल्कुल जो है वह ऊपर एकदम सहज ढंग से नी पर रखने हैं। जी सर। ठीक है, सहज ढंग से जो है वो वहाँ नी पर रखने हैं। तीसरा जो है कि जब क्वेश्चन जो है कोई भी मेंबर कर रहे थे तो उस समय चेहरे पे स्माइल नहीं होनी चाहिए, जबकि उस समय भी स्माइल आ रही है। जी सर। इससे ये एहसास होता है कि क्या पूछोगे पूछ लो, मैं तो सब जानता हूँ। ओके सर। ठीक है, और ये जो फीलिंग है ये जो है आपको इंटरव्यू में जो है वो अच्छा मार्क्स नहीं दिलाएगी। जी सर। ठीक है, ये चीज़ जो है वह वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, जब भी रिफ्लेक्ट होगा तो इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स नहीं दिलाएगी, क्योंकि आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आ रहे हैं। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का अपना एक जो है वह कहा जाए कि गर्व जो है वह होता है। अब वो उस गर्व का जो है गर्व है, लेकिन गर्व का जब प्रदर्शन होने लगता है तो वह ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। जी सर। ठीक है, और सीनियर्स के सामने तो ये जो है वह क्या होगा, तो जब प्रश्न सुन रहे हैं तब तो जो है वह स्माइल नहीं होनी चाहिए। आपके जो है 2-3 बार यहाँ तक कि स्माइल ऐसा रहा कि लिप तक खुल गए। ओके सर। ठीक ठीक है, आपके लिप भी खुल रहे हैं, तो वो जो है वो बता रहा है कि थोड़ा हर्ट कर रहा है। ठीक है, अटायर आपका बहुत अच्छा है, प्लेजेंट लुक है सब कुछ, और उम्मीद है कि उस दिन सेव करके जाएंगे। जी सर। ठीक है,
एक प्रॉपर थोड़ा हेयर कट भी कीजिए, खासकर आपकी लंबाई जो है वो बहुत है, तो ऐसी स्थिति में जो टॉप हेयर है वो टॉप हेयर का साइज छोटा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा जो है वो मैच करेगा। जी सर, जी ठीक है, तो वो जो है होना चाहिए। और प्रिपरेशन जो है वह कंटेंट के पार्ट पर जो है वह देखा जाए तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। जी सर। ठीक है, कंटेंट की कमी नहीं है, और आप जो है वह चीज़ों को रिलेट भी कर पाते हैं। खास करके जब जो है वह फुटबॉल का क्वेश्चन पूछा गया तो आपने उनको कॉर्लिस फोर्स से रिलेट किया, तो दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन जब क्रिकेट से पूछा गया तो वहाँ पर आप रिलेट नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरा E20 से पूछा गया, वेस्ट जो है वो तो गन्ना किसानों की जो है वह राजनीति है, जी सर। तो गन्ना किसानों की राजनीति से सीधा जुड़ता है उसका संबंध, और नहीं बताना इसका मतलब है स्केपिंग टेंडेंसी वहाँ देखिए कि मैं पॉलिटिक्स के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन सर इसे तराई क्षेत्र में नहीं देखेंगे, तराई रीजन में आता है गन्ना। साफ साफ नहीं, तराई कैसे, पूरे वेस्ट जो है वह, वेस्ट जो यूपी है, सारा वेस्ट यूपी जो है वह वो किससे जो है वह किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है? सर जैसे मुख्य तौर से अगर वेस्टर्न यूपी को देखें तो वहाँ वीट का, राइस का। वेस्टर्न यूपी में ही तो सबसे ज़्यादा जो है आप देखिए तो है, जो किसान आंदोलन हुआ सब गन्ना किसान जो है वह थे, और सब वेस्टर्न यूपी के ही थे। पूरा वेस्टर्न यूपी जो है वह गन्ना जो है वह का प्रोडक्शन है। ठीक है, जी सर। तो उसमें दरअसल जो है गन्ना किसानों को जो है वह जो पेमेंट का इशू था, अब जो E20 प्रोग्राम आएगा तो इससे जो है वह पेमेंट उनका बेहतर हो जाएगा, तो इससे उनकी राजनीति न्यूट्रलाइज होगी। अब उस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, ये जो है वह इसका आंसर था। तो इसमें कहीं कोई जो है राजनीति तो है नहीं, जी सर। तो इसलिए वहाँ पे लगा कि स्केपिंग जो है वह है। ठीक है, जी सर। बेस्ट विशेस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।